आइसोमेरिज्म टॉपिक है। आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यहाँ जो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है इसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसमें हम दो केस पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इधर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप हमको समझने होंगे। इसका पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका थर्ड टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। पहला आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा हमने माना लिंकेज आइसोमेरिज्म और फोर्थ हम मानते हैं इसमें कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म और फिफ्थ हम कहते हैं पॉलीमरेशन, पॉलीमर्स का पॉलीमरेशन आइसोमेरिज्म। तो 5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का डिफरेंस दिखाई देगा और नाम के हिसाब से कुछ चेंज दिखाई देंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इसमें दो टाइप हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जाम्पल को ढंग से समझना। मैं यहां 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, NH3 का होल 5, SO4 और ये हो गया Br। ये बॉक्स कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर होता है ये आयोनाइजेशन स्फीयर। एक और एग्जांपल लिया मिलता जुलता, कोबाल्ट NH3 का होल 5, इसमें Br अंदर है और SO4 बाहर है। अब जरा ध्यान से सुनो, इन दोनों को एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में रखा गया है। कैसे? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये प्राप्त होगा आपको यहां से Br-1 आयन और इसे आयोनाइज करें हम तो प्राप्त होगा SO4-2 आयन। तो आपको जो आयन्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट मिल रहे हैं। तो पहला तरीका जो हम बोलेंगे डिफरेंट आयन्स आपको मिलेंगे आयोनाइजेशन कराने पर। डिफरेंट आयन्स आपको मिलेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा, इसमें Br बाहर है, इसमें Br अंदर है। इसका मतलब ये Br बाहर से अंदर आया
और ये SO4 अंदर से बाहर आ गया तो ये स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर, ये बाहर है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, और ये ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप यहां देख रहे हो आयोनाइजेशन स्फीयर के आयंस और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो आयंस हैं उनमें आपस में एक्सचेंज हो गया है। तो आयन एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज होना बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयंस बाहर आ गया आयोनाइजेशन में, और आयोनाइजेशन स्फीयर का आयंस अंदर आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये इस बेस पर हम कहेंगे एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमेर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा और ध्यान दें, अगर यहां पहले केस में मैं इसको हटा देता हूं यहां से और यहां लिख देता हूं डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आपको आयंस मिले। ओके, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड। आपको यहां मिला Br नेगेटिव और इस जगह पे मिला SO4। अब ध्यान सुनना, हमें दो कंपोनेंट की रिएक्शन करानी है AgNO3। यहां से प्राप्त होगा एक Ag प्लस आयन जिसकी वैलेंसी +1 है, और BaCl2 इससे प्राप्त हो रहा है बेरियम +2 आयन जिसकी वैलेंसी 2 है। तो सिल्वर आयन केवल Br नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1-1 होनी चाहिए, और Ba+2 आयन SO4 -2 के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर मैं इस जगह पर AgNO3 की रिएक्शन कराऊंगा, Ag प्लस Br नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और बनेगा AgBr का येलो PPT। लेकिन अगर मैं इस कंपोनेंट पर BaCl2 की रिएक्शन कराऊंगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी एक रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। ओके, ऐसे ही इस जगह पर अगर हम AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, और अगर इससे रिएक्शन कराएं हम BaCl2 की तो बेरियम आयन और SO4 मिलके बनाएंगे BaSO4 का एक वाइट PPT। तो इस तरह से इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में अगर हम कहें कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं तो पता लगाया जा सकता है AgNO3 और BaCl2 के साथ रिएक्शन करा के। तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है आयोनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन के अंदर और कोऑर्डिनेशन से आयोनाइजेशन के अंदर, इसलिए इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और दूसरा नाम है हाइड्रेट की जगह पे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ये एक तरह का स्पेशल टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसे हम स्पेशल टाइप मानते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मानते हैं। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेट मतलब वाटर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे। मेरे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने Cr क्रोमियम H2O, क्रोमियम ब्रैकेट के अंदर है H2O 6 और ये हो गया Cl3।
ओके, अभी ध्यान रखना, अंदर मेटल आयन और लिगेंड की वजह से चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका जीरो है, मतलब चार्ज कुछ ना कुछ सेंट्रल एटम पर है और इसका चार्ज जीरो है। ऑल ओवर चार्ज अब भी +3 है अंदर। ओके, अब मैंने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना शुरू किया। क्रोमियम, ये कितने वाटर हैं, 6, यहाँ एक कम कर दो तो H2O का ऑल 5। लिगेंड हमको अंदर 6 ही रखनी है सर, यहाँ तो 5 कर दिए, ऊपर 6 थे, यहाँ आपने 5 कर दिए, तो एक कम कर दिया वाटर। और कम कैसे किया है, यहाँ से एक वाटर बाहर भेज दिया आपने। कहाँ भेज दिया, बाहर। और यहाँ 3 Cl थे, एक Cl को आप अंदर ले आओ, तो एक Cl हमने अंदर ले आई, तो यहाँ बचे 2, मतलब आपने वाटर को बाहर किया और एक Cl को अंदर कर दिया। ओके, यहाँ हम देखें तो इस पर +3 चार्ज है, ये 0 का है और ये -1, ऑल ओवर अब भी चार्ज इस पर है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ है, वाटर का एक्सचेंज, तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रेट आइसोमेरिक। अब ध्यान से सुनना, कितने बनेंगे इसके, कितने हाइड्रेट आइसोमेरिक बनेंगे वो हम बता रहा हूँ। Cr एक और कम कर दो तो H2O का ऑल 4, और यहाँ आपने कर दिया 2H2O, एक H2 था, एक और हम बाहर ले आए। ओके, जब ऐसा करोगे तो एक Cl और अंदर लाना पड़ेगा, यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, तो क्लोरीन यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, Cl2, अब यहाँ एक Cl बचा। अब चार्ज चेक करो, इसका तो +3 चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये 0 है, ये -1 और -1 2 हो गया, अब भी ऑल ओवर चार्ज है। ठीक है, अब मैं एक H2 और कम कर देता हूँ, 4 और 2 6। ओके, ध्यान सुनना, Cr H2 का होल थ्राइस, एक और कम कर दिया तो यहाँ हो गए 3H2। जब यहाँ से वाटर कम करोगे तो क्लोरीन को अंदर ले आओगे, तो क्लोरीन हो गया Cl3। ओके, तो ध्यान दो, इस पर +3 चार्ज है, ये 0 है और ये हो गया -3। अब देखो +3 और -3, ये दोनों की वजह से चार्ज हो गया 0, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, अंदर न्यूट्रल हो गया। अंदर अगर न्यूट्रल हो गया, चार्ज एब्सेंट हो गया, न्यूट्रल होने का मतलब चार्ज एब्सेंट हो गया अंदर, तो ये स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। तो ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होंगे, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो इसके कितने अपने स्ट्रक्चर, एक, ये 2 और ये 3, टोटल 3 यहाँ आइसोमर बन के तैयार। तो हम कहेंगे इसके टोटल 3 आइसोमर्स होंगे, 1 2 और 3। ये वाला नहीं माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा, +3 है और इधर -3, दोनों हो गए जोड़कर 0, अंदर हो गया न्यूट्रल, जो नहीं होना चाहिए। चार्ज एब्सेंट होगा अंदर तो वो नॉट पॉसिबल माना जाता है, ये रूल है, आप ध्यान रखें। तो ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा नाम है सॉल्ट आइसोमेरिज्म। लिंकेज क्या है, आपको एक ग्रुप पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं एम्बिडेंट ग्रुप। मैंने पीछे एम्बिडेंट लिगेंड बताए थे, तो अगर कोई एम्बिडेंट लिगेंड है, जैसे Cn का उल्टा होता है Nc, Cn का एम्बिडेंट कहलाता है Nc, ये कार्बन साइड से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन साइड से जुड़ा है, तो Cn का हो गया उल्टा Nc। OCN हमने एक और माना OCN। ओके, अब क्या करेंगे, OCN या फिर NCO, NCO हमने माना SCN, SCN कार्बन बीच में,
अब उल्टा कर दो, NCS, NO2 और ONO, ये आपस में, ये इसका, ये इसका, इस तरह से आपस में एम्बिडेंट ग्रुप होते हैं। और ये एम्बिडेंट ग्रुप जिसमें भी डिफरेंट होंगे, जिसमें भी ये आ जाएगा, उसी को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CO कोबाल्ट, NH3 का अल्फाइड, CN, Cl2, ये हमने पहला एग्जाम्पल माना। अब इसका बनाना है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल माना। इसका बनाना लिंकेज, तो Cn का कैसा होगा, NC, तो ये बनेगा कोबाल्ट, NH3 का अल्फाइड, देखो बिल्कुल सेम है, बस ये बदलेगा, ये हो जाएगा उल्टा NC, और बाहर जो बिल्कुल सेम, देखो केवल यहाँ चेंज आया है। तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल समझो, हमने माना CO NH3 का अल्फाइड, कोबाल्ट NH3 का अल्फाइड, NO2 Cl2, ये बना दिया हमने। और इसका दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाया, कोबाल्ट NH3 का अल्फाइड, इसका होता है ONO और ये Cl2, देखो यहां चेंज आया है, तो एम्बिडेंट ग्रुप में चेंज है, इसलिए ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। अब कोई एग्जाम्पल हमको दिया है, उसके कितने लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, ये हम अगले एग्जाम्पल में सीखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे और उसके कितने लिंकेज आइसोमेरिज्म बन सकते हैं वो पढ़ना है। ध्यान रखना, SCN का होता है लिंकेज NCS। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कोबाल्ट NH3 का अल्फाइड और SCN, ये लिखा है SCN और ब्रैकेट के बाद लिखा Cl, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके कितने लिंकेज आइसोमर बन सकते हैं ये कैसे पता चलेगा, तो देखो एक तो ये होगा। अब इसका मैं दूसरा बना रहा हूं, अच्छी तरह समझना। कोबाल्ट जो कि जो NH3 का अल्फाइड, SCN का होता है NCS, तो ये हो गया NCS। ओके, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब क्या करें, दो तो ये बन गए, एक तो हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये आपस में लिंकेज है, ये और ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, हमने पूछा जितने भी बन सकते हैं उन्हें बना डालो। तो एक होता है आयोनाइजेशन, जिसमें हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, इससे बनेगा कोबाल्ट NH3 का अल्फाइड, Cl अंदर और SCN बाहर, इससे ये बना दिया। तो ये एक दूसरे के कहलाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल का आप आयोनाइजेशन एग्जाम्पल बना दो, आयोनाइजेशन कर दो, क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 का अल्फाइड, इसको बाहर कर दो, इसको अंदर, Cl अंदर कर दिया और NCS बाहर कर दिया। तो ये एक दूसरे के हो गए आयोनाइजेशन आइसोमेर। तो टोटल कितने आइसोमर बने, टोटल आइसोमर्स कितने बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आइसोमर बने। तो इस तरह से अगर कोई पूछता है कितने बनेंगे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 4 टोटल आइसोमर्स बन रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें 2 बॉक्स के होंगे एग्जाम्पल, एक कोबाल्ट NH3 का होल 6,
कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ी हुई है और दूसरे ब्रैकेट में क्रोमियम के साथ Cn जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक ही एग्जाम्पल मिला के, ये पूरा एक एग्जाम्पल है डबल बॉक्स वाला। अब हमने इसका कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म देखना है, तो मैंने बोला कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये सेंट्रल एटम आपस में एक्सचेंज कर गए। तो यहां आ गया क्रोमियम Cr NH3 और इधर चला गया कोबाल्ट Cn6। तो इस तरह से दो बॉक्स वाले एग्जाम्पल में आपस में सेंट्रल एटम आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। सेंट्रल एटम एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ विद ईच अदर। इसका सेंट्रल एटम यहां आ गया और इसका सेंट्रल एटम यहां आ गया, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अगर मान लो कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो उसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल होगा और उसके कितने कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये हमको एग्जाम्पल के द्वारा समझना है। इसमें आपको कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर इसके बन सकते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये 4 है। डबल बॉक्स वाले ने बताया था इसका आधा कर देते हैं यहाँ, तो ये +2 और ये 4 है तो इसका भी +2। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है। अब आप एक काम करो, एक अमोनिया इधर भेज दो और बदले में एक Cl इधर ले आओ। Cu हम लिगेंड का भी एक्सचेंज करा सकते हैं। Cu NH3 एक अमोनिया कम किया तो इधर से एक Cl ले लो, एक Cl हमने इधर से ले लिया और इधर देखो PtCl3 क्योंकि इधर से इधर आया एक तो 3 बचे और एक अमोनिया इधर ले आए हम NH3। पहला केस चेक करते हैं अंदर की स्थिति क्या है। इस पर तो +2 चार्ज है, अमोनिया का 0 है, इसका -1 है। देखो डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रहा है चार्ज का, तब ये सही माना जाएगा। ये +2 है, ये -3 हो गया, ये 0, 3 अब भी डिफरेंस कुछ ना कुछ है, मतलब ये पॉसिबल है। और क्या एग्जाम्पल होंगे उस पर ध्यान दो। अब एक काम करो, Cu एक और कम कर दो, NH3 का ऑल ट्वाइस, एक Cl उठा के इधर ले आओ Cl2। Pt एक Cl हो गया कम तो Cl2 और इधर एक अमोनिया इधर से उठा के इधर लाए हैं तो होल ट्वाइस। अमोनिया यहां से उठा के यहां ले आओ और क्लोरीन यहां से उठा के यहां ले आओ। अब चेक कर दिया पॉसिबल है नहीं, इसका तो +2 चार्ज होगा, ये 0, ये हो गया -2। दोनों का डिफरेंस इन दोनों का देखो 0 आ रहा है, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने का मतलब नॉट पॉसिबल, ये +2 है ये -2, इन दोनों की वजह से ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये पूरा ही स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। न्यूट्रल हो गया, चार्ज एब्सेंट हो गया, तो ये नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हम नहीं मानेंगे। अब और कम करो, Cu एक और कम कर दो, NH3 एक कम कर दिया, Cl उठा के यहाँ ले आओ Cl3। Pt एक Cl कम हो गया और यहाँ हो गया NH3 का ऑल थ्राइस। चार्ज का डिफरेंस चेक करो, ये तो +2 है, ये 0, ये -3, चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। ये +2 है, ये -1, ये चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, ये पॉसिबल है। ओके, अब एक काम करो, अमोनिया को उठा के वहां भेज दो, Cl को यहां ले लो Cl4 और अमोनिया भेज दी यहाँ Pt NH3 का ऑल 4, एक ये बन गया। यहां चेक करो, ये +2 है, ये -4, चार्ज का डिफरेंस है।
ये +2 है, ये 0, चार्ज का डिफरेंस है, तो ये भी पॉसिबल है। तो कितने हो गए पॉसिबल? 1 जो है उसको भी गिनते हैं, ये 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन रहे हैं यहाँ 4। टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन रहे हैं यहाँ 4। इस तरह से हम एग्जाम्पलों की बारे में पूछते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। आपके कोर्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, सीधी डेफिनेशन आती है और एक एग्जाम्पल याद कर लो बस। इस तरह से नंबर नहीं पूछता है वो, फिर भी मैंने डिटेल में समझा दिया है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। पॉलीमरेशन आइसोमेरिज्म, ये ट्रू नो ट्रू आइसोमेरिज्म, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है ये, लेकिन इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है। अब सीधे समझो, कोई एग्जाम्पल आपको दिया है, मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है PT NH3 का ऑल ट्वाइस Cl2, आपको ये एग्जाम्पल दिया है PT NH3 का ऑल ट्वाइस Cl2। अब वो पूछा है इसका पॉलीमर आइसोमर क्या हो सकता है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको कर दिया डबल इंटू 2 टाइम्स कर दिया इसका, 2 प्लेटिनम 4 अमोनिया 4 क्लोरीन, तो उसको मैं लिख रहा हूं PT NH3 का ऑल 4 और PT Cl का ऑल 4, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो अब समझो इस तरह से ध्यान से, इसका ये जस्ट डबल है, तो ये इसका कहलाएगा पॉलीमर आइसोमेरिज्म। वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये थे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप।